हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचर्स हरियाणा यूट्यूब चैनल। यदि आप हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रहे हो या फिर एचटेट की या फिर उस एग्ज़ाम की जहां पर हरियाणा जीके पूछी जाती है, तो एक आज हमारा इस लेक्चर को देखने के बाद आपको खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी होगा, क्योंकि लगभग हम 1000 से ज़्यादा प्रश्न इस वीडियो में करने वाले हैं और वो भी लगभग आपका 60 से 70 मिनट के आसपास में मैक्सिमम लेक्चर को रखता हूँ कि 1 घंटा 60 मिनट 70 मिनट ऐसा करके मैं ज़्यादातर लेक्चर को रखता हूँ, ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। 2x पर आप इसको सुन सकते हैं जस्ट आधे घंटे के अंदर। तो आपको काफ़ी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप हरियाणा जीके को यदि तैयार करना चाहते हैं तो एक अच्छा सोर्स आपके लिए यह साबित होगा। तो चलिए, पहला प्रश्न हमारा कि वर्तमान में हरियाणा की कौन सी विधानसभा चली हुई है, तो राइट आंसर है 15वीं विधानसभा। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जब हरियाणा का गठन हुआ सन 1966 में, तब से लेकर और अब तक 2025 की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन 2024 में अभी क्या हुआ है, इलेक्शन हुए थे हरियाणा असेंबली के, तब वहाँ से यहाँ तक लगभग लगभग आपका यह 58 साल हो जाता है। ठीक है, इन 58 सालों में आपके 14 आपकी विधानसभा हो चुकी है और यह है आपकी 15वीं विधानसभा। ठीक है, यह कौन सी है, यह है आपकी 15वीं विधानसभा। ओके, तो 15वीं विधानसभा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। को इसके मुखिया कौन है, मतलब कि इसके मुख्यमंत्री कौन है, तो वह है आपके नायब सिंह सैनी, NSS, नायब सिंह सैनी। कहाँ से हैं साहब, ये लाडवा से हैं। नायब सिंह सैनी कहाँ से हैं, लाडवा। लाडवा कहाँ पर आता है, आपका कुरुक्षेत्र के अंदर आता है। तो इसी वजह से लाडवा को लाडवा CM सिटी भी बोला जाता है और कुरुक्षेत्र को CM जिला भी आप बोल सकते हो। 15वीं विधानसभा है, लेकिन जो नायब सिंह सैनी है यह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले एक बार और ये है, लगभग लगभग 6 महीने के आसपास इनका कार्यकाल रहा था। कब, अभी जब मनोहर लाल खट्टर थे तो उनको उतार दिया गया था, मतलब हटा दिया गया, और उसके स्थान पर इनके लिए चुनाव हुए करनाल से। ठीक है, तो दूसरी बार यह मुख्यमंत्री बने हैं अभी, और उम्मीद भी करते हैं कि पूरा अब की बार पूरे 5 साल यह रहे कुर्सी पर। ओके, तो इसके बाद हाँ, यह 11वें नंबर के मुख्यमंत्री है। तो 3 डेटा है जो कि आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि 15वीं विधानसभा है, 11वें नंबर के ये मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार ये बने हैं। ठीक है, कौन, नायब सिंह सैनी। लाडवा CM सिटी रहेगी, कुरुक्षेत्र आपका CM जिला रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना किस वर्ष हुई, तो सन 1937 में हुई थी। ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। अब यह है क्या, जो भी आपके रेडीमेड कपड़े होते हैं जो हम लेकर आते हैं, जैकेट जींस की पैंट या जो भी होते हैं, जो हम सिलवाते नहीं, वो सभी रेडीमेड है, बने बनाए आते हैं। तो वो क्या है आपकी, जो वो वस्त्र बनाती हैं जो कंपनियां, तो उन कंपनियों को कपड़ा भेजती है ये भिवानी टेक्सटाइल मिल। ठीक है, भिवानी टेक्सटाइल मिल, और इसकी स्थापना कब हुई थी, सन 1937 के अंदर हुई थी। जब भी भिवानी नाम आए, बहुत बार आपको बता भी चुका हूँ, याद रखिएगा कि 1972 में यह एक जिला बना था भिवानी, और तोसाम इसकी एक विधानसभा की सीट है, जहाँ से अब की बार श्रुति चौधरी विधानसभा में पहुंची है इसी सीट से। इनकी माता का नाम है किरण चौधरी, जो कि अभी 2024 में ही राज्यसभा सांसद बनी है बीजेपी पार्टी से। और जो आपकी श्रुति चौधरी आपकी हरियाणा विधानसभा में जीतकर पहुंची है, यह कैबिनेट की मंत्री हैं और इनको 2 मुख्य मंत्रालय दिए गए हैं। एक तो महिला एवं बाल विकास, दूसरा आपका जल मंत्रालय। तो 2 मंत्रालय इनको सौंपे गए हैं। किरण चौधरी इनकी माता का नाम है, और चौधरी बंसीलाल तो बहुत सारे लोगों ने नाम सुन ही रखा होगा। तो चौधरी बंसीलाल के वंशज है ये, श्रुति चौधरी, किरण चौधरी। ठीक है, तो जो आपके चौधरी बंसीलाल साहब थे, कहाँ से थे वो, गोलागढ़। कहाँ पर है आपका, तो साम विधानसभा आपका भिवानी के अंदर। भिवानी में इन्हीं के नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी है, क्या नाम है आपका इनका, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी। ओके साहब, हरियाणा के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री ये रहे हैं और 4 बार ये मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 11-12 साल के, 11 से 12 साल का इनका लगभग लगभग कुल टाइम पीरियड इनका माना जाता है मुख्यमंत्री के पद पर। हरियाणा, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, लौह पुरुष इनको बोला जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता इनको बोला जाता है। हरियाणा का विकास पुरुष भी इन्हीं को बोला जाता है। और खेतों में किसानों के लिए फुहारा सिस्टम भी लेकर आने वाले कौन थे, चौधरी बंसीलाल साहब थे। ठीक है, इसके अलावा जो शराबबंदी हुई थी सन 1996 से 1998 तक, तो यह भी इन्हीं के टाइम पर हुई थी। और इसके अलावा हाँ, एक है आपकी हरियाणा में, एच लिख देता हूँ, हरियाणा विशाल पार्टी, HVP, हरियाणा विशाल पार्टी। ठीक है, जो हरियाणा विशाल पार्टी है वह भी
इन्होंने ही उस पार्टी का गठन किया था। किसकी बात कर रहा हूँ मैंने यहाँ पर वर्ड उठाया था भिवानी, और भिवानी से हम पहुँच गए थे हमारे सीएम पर, पूर्व सीएम पर। तो ऐसे यदि आप भी पॉइंट को एक दूसरे के साथ रिलेट करके पढ़ लेते हो तो यकीन करना कि आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में 1-2 महीना अजीब से लगेगा, लेकिन बाद में आपके पास इतना डेटा हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रोहतक नगर 12 योजन लंबा और 7 योजन चौड़ा था। यह हमें जो सूचना है किस ग्रंथ से प्राप्त होती है, तो योजन के अंदर मापा जाता था, तो यह हमें दिव्यदान ग्रंथ है उसके अंदर से प्राप्त होती है। रोहतक नगर के बारे में बात कर रहे हैं, तो 12x7 12 लंबा और 7 योजन चौड़ा होता था ये नगर। ठीक है, जब भी बात आए रोहतक की तो याद रख लेना कि रोहतक के अंदर एक तो है आपकी एमडीयू यूनिवर्सिटी, जिसका गठन हुआ था सन 1976 में, और 1976 में ही आपका आकाशवाणी केंद्र भी बनाया गया था, जो कहाँ पर है आपका रोहतक में। और रोहतक में एक चिड़ियाघर भी है, तो यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तिलियार लेक भी है यहाँ पर, मैना भी है यहीं पर आपका, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इसकी आपका एक ज़िला कब बना, 1 नवंबर 1966 को ये ज़िला बन गया था, और इसी दिन यह एक मंडल भी बन गया था। 1966 की हम बात कर रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। मध्यकालीन भारत में पिंजौर का यादवेंद्र गार्डन को किस अन्य नाम से जाना जाता था, तो सबसे पहले हम चलेंगे मध्यकालीन में। ठीक है, मध्यकालीन हम भारत में चलेंगे। इसमें क्या है, पिंजौर कहाँ पर है आपका, पंचकूला, पंचकूला के अंदर है पिंजौर। तो पिंजौर के अंदर एक गार्डन है जिसका नाम है यादवेंद्र गार्डन, तो इसको किसी और नाम से जाना जाता था, तो वो नाम क्या था। ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे, मुगल गार्डन। क्यों, क्योंकि मुगल के जो बादशाह थे, कौन से, क्या, कहाँ गए, ये वाले औरंगजेब 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि इनके एक वास्तुकार थे क्या, फिदाई खां, उन्होंने ही इस गार्डन को बनाने का कार्य किया था। और जो पटियाला रियासत के महाराजा थे, पटियाला रियासत बहुत बड़ी रियासत थी, उसमें हरियाणा का बहुत सारा क्षेत्र आता था, तो महाराजा यादवेंद्र थे उनका नाम। तो महाराज इन्हीं के नाम पर महाराजा यादवेंद्र गार्डन, इन्हीं के नाम पर पिंजौर का गार्डन का नाम रखा गया है। और इस गार्डन को उत्तरी भारत का नंदन वंश भी बोलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी पॉइंट्स आपके यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, और जो आपका यहाँ पर हर वर्ष आमों का मेला भी लगता है, पिंजौर गार्डन भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि पिंजौर के अंदर ही स्थित है। देखिए पंचकूला है जो आपका कब बना था साहब, 1995 को यह बनाया गया था। इसके अंदर 2 शहर काफ़ी फेमस है, एक तो आपका पिंजौर और दूसरा आपका कालका, कालकूट इसका प्राचीन नाम है कालका। ठीक है, कालका कहाँ पर है, कालका, कालका कहाँ पर है, जब हम हिमाचल प्रदेश की एंट्री वहाँ से लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है हरियाणा की तरफ से। ठीक है, तो वहाँ पर है कालका। ओके, यहाँ पर 1891 के अंदर एक एग्रीमेंट किया गया था टॉय ट्रेन वगैरह चलाने के लिए, तो जिसको पास किया गया 1898, और 1898 से टॉय ट्रेन चलती है शिमला के लिए कालका से, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बात करें पंचकूला की, तो 1995 में इसका जन्म हुआ, मतलब कि गठन हुआ 15 अगस्त 1995 को। और क्या खास बात है यहाँ पर, आपकी जो शिवालिक रेंज है, शिवालिक रेंज सबसे ज़्यादा हमारे पंचकूला के अंदर है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका सबसे ऊंचा चोटी है 1514 मीटर, क्रोहो के नाम से है। चलिए अगला प्रश्न, राज्य का, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हर्बल पार्क जिसका नाम है चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका, यह पार्क है ये। ठीक है, तो यह कहाँ पर है, यमुनानगर के अंदर है। अब देखिए चौधरी देवीलाल का संबंध कहाँ से था सर, सिरसा से था, सिरसा से, है ना, सिरसा से। तो इस वजह से काफ़ी सारे कैंडिडेट आपको ऑप्शंस में सिरसा भी देखने को मिलेगा, सिरसा के साथ चले जाते हैं। नहीं भाई, यमुनानगर के साथ आपको जाना है। ठीक है, सिरसा के साथ आपको नहीं जाना है, यमुनानगर के साथ आपको जाना है। ठीक है, चौधरी देवीलाल जो कि आपकी सिरसा डिस्ट्रिक्ट से थे, 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन, चौधरी देवीलाल, सिरसा से इनका संबंध रहा है। और कब से कब तक, पहली बार तो ये बने थे 1977 से 1979 तक, दूसरी बार ये बने 1987 से 1989 तक, और 1989 में आई थिंक 2 दिसंबर के आसपास की वो डेट थी, और 21 जून 1991 तक आई थिंक वही डेट थी कि जब ये भारत देश के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं चौधरी देवीलाल। ओके, ताऊ के नाम से इनको जाना जाता है चौधरी देवीलाल को, किसानों का मसीहा भी इन्हीं को बोलते हैं, जननायक भी इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, और इनसे एक खास बात, इनसे रिलेटेड, हाँ, जो आपके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब, अच्छा, जो चौधरी देवीलाल हैं इनका जन्म हुआ था 1914 में, और जिनके पुत्र थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभी दिसंबर 2024 में उनका निधन हुआ है। उनका जन्म हुआ था सन 1935 के अंदर, और 89 साल की एज के बाद अभी 2024 में उनकी डेथ हो जाती है। जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे, इनको ओपी चौटाला भी बोला जाता है। तो जो ये हमारे मुख्यमंत्री थे, ये 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री पद पर पहुंच चुके हैं, तो 5 बार शपथ ली है, जो कि इनके नाम पर रिकॉर्ड भी है। सबसे कम कार्यकाल 12 जुलाई 1990 से आई थिंक 90, हाँ 90 के आसपास की बात है वो, और
17 जुलाई तक, मतलब 6 दिनों का कार्यकाल भी, सबसे कम दिनों का कार्यकाल भी इन्हीं के नाम पर है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, जो आपने देखा, एक था आपका ओपी चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला, दूसरा हो जाएगा आपका ओपी शर्मा। ये क्या है? यह एक राज्यपाल रहे हैं हरियाणा के, जिसका कार्यकाल सबसे कम रहा है, लगभग आपका जुलाई के आसपास की बात है शायद, वो 2004 में सिर्फ 5 दिनों का कार्यकाल रहा है, यानी सबसे कम कार्यकाल ओपी शर्मा के नाम पर रहा है, जो कि हमारे हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं। जब बात करते हैं राज्यपाल की, तो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे आपके धर्मवीरा, धर्मवीर भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका रहा है? BN चक्रवर्ती या बीरेन नारायण चक्रवर्ती करके आपको मिलेगा। यह हमारे भारत, यह हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं सबसे ज़्यादा कार्यकाल वाले। सबसे कम कार्यकाल वाले OP शर्मा, सबसे ज़्यादा BN नारायण, ठीक है। और आपका धर्मवीर सबसे पहला, और अभी वर्तमान में कौन है? भंडारू दत्तात्रेय, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको छोटे छोटे पॉइंट्स का पता होना चाहिए। ओके, तो इतनी सारी जानकारी हमें यहाँ से मिल जाती है। ये कहाँ से थे? सिरसा से। सिरसा में सबसे ज़्यादा गेहूं होती है, सिरसा में ही सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर गाय हैं, सिरसा में ही सबसे ज़्यादा आंवला है, सिरसा में ही सबसे ज़्यादा सिख समुदाय है। तो ऐसे रिलेट किया करो। बात करते हैं अगले प्रश्न पर, हरियाणा में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि भाई 8 थे लेकिन अभी 7 रह गए, तो वो कौन सा इस श्रेणी से बाहर निकाला है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अभी कितने हैं? 7, लेकिन कुछ दिन पहले तक कितने थे? 8। काफ़ी साल से ये 8 थे, हम लगातार 8 ही पढ़ते आ रहे थे। देखिए, तो पहले थे 8, अब कितने रह गए? 7। तो एक जो इस श्रेणी से बाहर निकाला है वो कौन सा? आपका अबूब शहर। अबूब शहर कहाँ पर है? ये सिरसा के अंदर, लगभग 29,000 एकड़ के आसपास इसका एरिया था। इसको अब इस श्रेणी से हटा दिया गया है। अब कितने बचे हैं? हमारे पास 7 वन्यजीव अभ्यारण्य है हरियाणा के अंदर। सबसे बड़ा था ये कौन सा? अबूब शहर। लेकिन वर्तमान में सबसे छोटा कौन सा है? छिलछिला। छिलछिला कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर। 28 या 29 एकड़ के आसपास इसका टोटल एरिया है। याद कैसे रखोगे? देखिए, छिलछिला मतलब कि छील दिया। छिले कहाँ पर गए थे लोग? कुरुक्षेत्र के अंदर गए थे। कब? महाभारत के युद्ध में। तो वहां से याद कर लेना कुरुक्षेत्र। खोलही रेतान और बीर शिकारगढ़, दोनों के दोनों आपका पंचकुला के अंदर है। कैसे याद रखोगे? देखिए, बीर शिकारगढ़, शिकार होता है आपका पहाड़ी या फिर जंगलों में। पहाड़ी कहाँ पर है? यहीं पर है आपकी सबसे ज़्यादा ऊंची पहाड़ी। तो जो पहाड़ी है उसी में तो होगा भाई शिकार, और शिकार कोई शैतान ही कर सकता है, तो रेतान। तो ऐसे याद कर लेना, दोनों के दोनों पंचकुला के अंदर है। कालेसर आपका यमुनानगर के अंदर है। नाहर वन्यजीव भिंडावास और खप्परवास, 3 ये है। तो कुल मिलाकर अभी हैं 7। पहले कितने थे? 8। सबसे छोटा कौन सा? कुरुक्षेत्र वाला। सबसे बड़ा था अबूब शहर, लेकिन इसको अभी इस श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया है। तो अभी कितने बचे हैं? 7। पहले कितने थे? 8। अगेन बता देता हूँ, 8 मत करके आइएगा, क्योंकि इसको अब बाहर निकाल दिया गया है इस श्रेणी से। तो अब कितने कितने पर क्लिक कर आओगे? 7। लेकिन ऑप्शन में आपको 8 भी आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट का भी ये प्रश्न है, तो इस वजह से इसको भी आप याद कर लीजिएगा। हाँ, कहाँ पर था ये? सिरसा। वही सिरसा जहाँ जिसकी अभी हमने बात की है कि आपका चौटाला परिवार, हमारे जो देश के उप प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने वाले CM, वो सिरसा से बिलोंग करते हैं। सबसे ज़्यादा गेहूं, सबसे ज़्यादा सिख समुदाय, सबसे ज़्यादा आंवला, सबसे ज़्यादा गाय यहीं पर हैं आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न, बात करते हैं ओलंपिक की, कि ओलंपिक में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो ये थे आपके 24 खिलाड़ी। यह प्रश्न अब की बार हरियाणा पुलिस में भी पूछा गया था। कितने खिलाड़ी थे साहब? 14 खिलाड़ी थे, ठीक है। 24 खिलाड़ी थे, 14 नहीं, 24 खिलाड़ी थे, ठीक है। क्योंकि 14 तो मुझे अपनी स्क्रीन का टाइम याद आ गया कि 14 मिनट होने वाला है, ठीक है। तो ओलंपिक में 24 खिलाड़ी गए थे हरियाणा की तरफ से। पूरे भारत की तरफ से 117 खिलाड़ी गए थे। तो प्यारे दोस्तों, पूरा का पूरा यह टॉपिक आपको अच्छे तरीके से अभी का अभी करवा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनका आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो पेरिस के अंदर। पेरिस कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस कहाँ पर है? यूरोप की कंट्री है फ्रांस, और उसकी राजधानी है पेरिस। तो पेरिस के अंदर किया गया था। कब से कब तक? 26 जुलाई को ये शुरू हुए थे और 11 अगस्त 2024 तक यह खेल खेले गए थे। तो इस डेट को आप याद रखिएगा। अच्छा, कौन सी बार खेले गए? ये 33वीं बार खेले गए हैं। इससे पहले 32 हो चुके हैं, यह 33वां है। भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? भारत ने 71वां नंबर स्थान प्राप्त किया है, 71वां, ठीक है। तो पहले स्थान पर रहा है आपका अमेरिका, दूसरे पे चाइना। तो इन दोनों में से ही एक पहले पे होता है और दूसरे पे भी इन दोनों में से ही एक होता है। तीसरा स्थान रहा है आपका जापान का। तो पहला स्थान आपका अमेरिका, दूसरा चाइना और तीसरा आपका जापान। इन्होंने कितने कितने मेडल प्राप्त किए? अमेरिका ने कुल 126 मेडल प्राप्त किए, जिसमें से
आपके 40 गोल्ड हैं। चाइना ने 91 मेडल प्राप्त किए जिसमें से आपके 40 गोल्ड हैं। और जापान ने कुल मिलाकर 45 मेडल प्राप्त किए हैं। लेकिन इंडिया ने कितने मेडल प्राप्त किए भाई? 6 मेडल प्राप्त किए। कौन से नंबर पर रहा? 71वें नंबर पर रहा। गोल्ड कितने लिए? 0, कोई गोल्ड नहीं लिया। कहाँ पर हुए थे? पेरिस ओलंपिक बोला जाता है 2024। ओके साहब। इससे पहले कौन से हुए थे? 2020 के, लेकिन वो 2021 में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? टोक्यो ओलंपिक में हुए थे, जिसमें भारत के 7 मेडल आए थे। तो 7 में से एक हमारा क्या रहा था? एक गोल्ड हमारे पास आ गया था। लेकिन अब की बार एक भी गोल्ड नहीं आया। तो अब की बार भारत ने 6 मेडल जीते हैं। यदि मैं इसमें हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा वालों का 5 मेडल के अंदर योगदान है। नीचे काफ़ी डिटेल से भी मैंने करवाया हुआ है। हाँ, जो सबसे आखिर की पोजीशन है, देखिए भारत रहा है 71वें नंबर पर। ऐसे करके सबसे लास्ट की पोजीशन है 84वां नंबर। 84वां नंबर सबसे आखिर का है, जिसने केवल एक ही पदक जीता है, जाम्बिया देश ने। तो इसका मतलब एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने कोई पदक नहीं जीता हो, क्योंकि एक तो आपका जाम्बिया ने भी जीत लिया। यदि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान 62-63 ऐसे करके कुछ है, मतलब 60 और 70 के बीच है, यानी कि इंडिया से ऊपर है। अब आप पूछोगे इंडिया से ऊपर कैसे? देखिए मैं मान लेता हूँ कि 62 या 63 ऐसे करके है, तो इंडिया तो भाई काफ़ी नीचे है। इंडिया तो यहाँ पर है 71वें नंबर पर। ठीक है, तो मतलब कि पाकिस्तान भी इंडिया से ऊपर निकल गया। अच्छा, इसकी काउंटिंग कैसे करते हैं कि रैंकिंग 1 किसको दे? तो भाई जिसके मेडल, गोल्ड मेडल देखे जाते हैं इसमें सबसे ज़्यादा, कि सबसे ज़्यादा गोल्ड किसके पास आए। जैसे कि अमेरिका के पास 40 थे और चाइना के पास भी 40 थे, लेकिन अमेरिका ही नंबर 1 क्यों हो गया? क्योंकि यदि गोल्ड दोनों में सेम है तब आपके देखे जाएगा टोटल नंबर। तो अभी टोटल कितने हैं? 126। यहाँ पर चाइना के पास है 91। तो इस वजह से अमेरिका नंबर 1 और चाइना नंबर 2 पर हो जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यह है आपके 5 छल्ले, जो कि आपका ओलंपिक का आपका चिन्ह भी है। आपके 5 हमारे महाद्वीप हैं जिन पर जीवन संभव है। तो यही 5 क्या हैं आपके? यही 5 आपके महाद्वीपों के हिसाब से आपका एक फ्लैग तैयार किया गया है। फ्लैग, ये झंडा है वैसे तो एक, ठीक है, ये एक झंडा है, प्यारा सा झंडा ओलंपिक का। तो इस ओलंपिक के झंडे को आज इसके अंदर 5 आपके छल्ले होते हैं, इतना आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी है ये, वैसे यहाँ पर भी दिखाया गया, और यहाँ पर सब जो देश इसमें भाग लेते हैं उनके अलग अलग फ्लैग भी हैं। भारत का स्थान रहा है 71वां नंबर का। कुल पदक भारत ने 6 पदक जीते हैं, जिसमें से 5 ब्रोंज जीते हैं और एक आपका सिल्वर जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने 7 मेडल जीते थे, जिसमें से एक था गोल्ड, 2 थे सिल्वर और 4 थे ब्रॉन्ज। कितने थे? 7 मेडल थे। लेकिन अब की बार कितने मेडल आए हमारे भारत के? 6 मेडल आए। तो अब की बार यानी कुछ तो कम हुए हैं भाई, ज़्यादा तो नहीं हुए। यदि हम बात करते हैं जब स्टार्टिंग होती है उसको उद्घाटन समारोह बोलते हैं। उसमें पीवी सिंधु जो कि हमारी बैडमिंटन की प्लेयर है वो थी, और शरद कमल, ये क्या है? ये टेबल टेनिस है। एक बैडमिंटन और दूसरा टेबल टेनिस। यदि हम समापन की बात करते हैं तो समापन में मन्नू भाकर थे, जो कि आपकी अब की बार 2 मेडल इन्होंने जीते हैं। तो शूटिंग प्लेयर ये हैं। और PR श्रीजेश ये हॉकी से संबंधित है। यदि हम बात करते हैं आगे स्पेशली हरियाणा के बारे में कि हरियाणा का क्या योगदान रहा, तो भाई कुल 6 मेडल जीते हैं, लेकिन 6 में से 5 में हरियाणा का कंट्रीब्यूशन है। तकरीबन आप बोल सकते हो कि 83 से 85% हरियाणा के लोगों ने मेडल जीतने में अपना योगदान दिया है। तो इसमें क्या क्या है कि जो 5 मेडल है, यदि हम इनकी बात करें तो इनमें 3 तो सिंगल इवेंट में जीते और 2 टीम इवेंट में जीते हैं। आगे बता भी दूंगा कि कौन सा किस प्रकार से। 4 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर, हरियाणा की बात कर रहा हूँ क्योंकि 4 ब्रॉन्ज हरियाणा से आए हैं और 1 सिल्वर भी नीरज चोपड़ा हरियाणा से आया है। खिलाड़ी तो हरियाणा से 24 खिलाड़ी गए थे और कुल मिलाकर भारत से 117 खिलाड़ी गए थे। यदि हम आगे बात करते हैं तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जब हुए थे तो उसमें 7 टोटल मेडल थे, तो 7 में से 3 हमारे हरियाणा के थे। 3 मेडल काफ़ी मायने रखता है। 3 मेडल किसके थे? हरियाणा के थे। ठीक है, अब की बार कितने हैं? 5 मेडल में हमारा योगदान है। तो 4 तो हमारे डायरेक्टली हैं, 1 में हमारा टीम वर्क है। आगे यदि हम नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा ने अब की बार रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है, जो कि आपका जैवलिन थ्रो इस खेल में जीता है, यानी पुरुष भाला फेंक में इस खेल में इन्होंने मेडल जीता है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके मन्नू भाकर के बारे में।
कहाँ से है ये? मन्नू भाकर आपकी झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हैं। और ये कहाँ से है नीरज चोपड़ा? खंडरा गांव पानीपत से। तो इनके गांव का नाम भी याद रख लीजिएगा, खेल का नाम भी याद रखना है। जेवलिन थ्रो में है आपके नीरज चोपड़ा। ओके, तो मन्नू भाकर कहाँ से हैं ये? झज्जर डिस्ट्रिक्ट गोरिया गांव। 2002 की इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 1997 की है आपकी नीरज चोपड़ा की। तो शूटिंग खेल से यह संबंधित है और आपके 10 मीटर एयर पिस्टल से यह संबंधित है। कौन? मन्नू भाकर। अमन सहरावत की यदि हम बात करते हैं तो पुरुष 57 किलोग्राम कुश्ती इनका खेल है और कांस्य पदक इन्होंने जीता है। मन्नू भाकर ने भी कांस्य पदक जीता है। तो यह हो जाते हैं हमारे 3 इंडिविजुअली गेम। जो हमारा चौथा और पांचवा मेडल आया है वो आया है हमारा टीम वर्क में। तो टीम वर्क का क्या रहेगा? टीम वर्क का सुन लीजिए। जो आपकी टीम वर्क है उसमें आपका रहेगा सबसे पहले मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह, जो कि आपके अंबाला से हैं, अंबाला डिस्ट्रिक्ट से। तो वहाँ पर इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है, यह भी शूटिंग में। और हमारा एक रहेगा सुमित और संजय, जो कि हमारे हरियाणा से हैं, कांस्य पदक जीता है हॉकी की टीम में। ठीक है, श्री जैस अभी आपने ऊपर नाम पढ़ा था कि, है ना। तो यह इस प्रकार से हमारे 5 मेडल में हमारे हरियाणा वालों का योगदान है। स्पेशली पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा तो हमारा डायरेक्टली हरियाणा का है। पांचवा जो हमारा पूरा इंडिया की टीम का है हॉकी, तो इसमें भी हमारे 2 प्लेयर हैं, संजय और सुमित, यानी कि 5 मेडल्स के अंदर हरियाणा वालों का योगदान है। ओके, तो इस प्रकार से आप भी याद किया करो। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं नीरज चोपड़ा के अंदर काफ़ी सारे इनकी उपलब्धि भी हैं। जैसे कि इनका जन्म होता है 24 दिसंबर 1997 को। कहाँ पर? खंडरा गांव पानीपत के अंदर। इनके पिता का तो नाम यहाँ पर नहीं है, इनकी माता का नाम दिया गया है सरोज देवी। कौन सा खेल खेलते हैं? जेवलिन थ्रो। कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रीय मंडल खेल में गोल्ड मेडल ये जीत चुके हैं। 2018 में एशियन गेम में भी ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। टोक्यो ओलंपिक में भी ये 87.58, जब 2021 में हुए थे, ये 20 के 21 में हो गए थे, गोल्ड मेडल जीता। एशियन गेम्स 2023 में जो हुए तो उनमें भी गोल्ड मेडल जीता। यदि बात करते हैं पेरिस ओलंपिक जो 2024 की है, उनमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल ना जीतकर मेडल तो जीता है ही है, तो रजत पदक इन्होंने जीता है। और पाओ नुर्मी गेम 2024 में हुए हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने इसमें भी जीता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया जा चुका है 2022 में। पद्मश्री भी इनको 2022 में दिया जा चुका है। नीरज चोपड़ा से संबंधित कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि द मैन हु मेड हिस्ट्री, नारिस प्रीतम ने इनको लिखा है। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा बुक, यह नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। स्विट्जरलैंड देश ने नीरज चोपड़ा को 11 नवंबर 2022 को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है स्विट्जरलैंड का। और आपका 28.36 मीटर के साथ नीरज चोपड़ा डायमंड लीग 2024 में भी दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो भाई मतलब लड़के को गोल्डन बॉय बोला जाता है, तो कुछ तो सोच कर ही बोला जाता होगा। तो काफ़ी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पूरी आप PDF टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लेना। अब हम बात करते हैं मन्नू भाकर के बारे में। झज्जर है ना, झज्जर कब बना था साहब? झज्जर आपका बना था 15 जुलाई 1997 को। ठीक है, 2 जिले बने थे, झज्जर और फतेहाबाद। तो मन्नू भाकर का संबंध वहीं से है, गोरिया गांव से। जन्म होता है 18 फरवरी 2002 को। खेल कौन सा है इनका? शूटिंग खेल है। हरियाणा की खसरा और रुबेला वायरस की ये ब्रांड एम्बेसडर बना रखी है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है 10 मीटर में। 2020 में क्या हुआ कि अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है। 2023 में एशियन खेल गोल्ड मेडल इनको मिला है और टीम इवेंट में 25 मीटर में इन्होंने जीता था पदक। 2024 में अभी 10 मीटर में ये व्यक्तिगत ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आई हैं। और सरबजोत सिंह के साथ पेरिस ओलंपिक की बात हो रही है तो एक कांस्य पदक जीता है। तो हाँ, एक और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अब तक हमारे भारत के इतिहास में इकट्ठे एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है ये। ठीक है, कौन? मन्नू भाकर। ये रहा आगे ही आपका। और ISSF वर्ल्ड कप ग्रेनेडा कांस्य पदक ये जीत चुकी है। आगे हम बात करते हैं अमन सहरावत के बारे में। तो 2003 का इनका जन्म है, नाम है अमन सहरावत। ये भी झज्जर डिस्ट्रिक्ट से हैं, बिरोहर गांव है। 16 जुलाई 2003 को इनका जन्म होता है। एशियन खेल 2022 इसमें क्या करते हैं ये? कांस्य पदक। ठीक है, तो कांस्य पदक ये जीत जाते हैं। 2024 में क्या होता है? पेरिस ओलंपिक में 57 किलोग्राम में ये कुश्ती में लड़े थे और यहाँ पर भी ये कांस्य पदक जीत जाते हैं। बुडापेस्ट ग्रैंड प्रिक्स 2024, 2023 और 2024, तो इनमें क्या जीतते हैं ये? इसमें ये रजत पदक जीतते हैं, लेकिन गारजेब में कांस्य पदक और इसमें भी एक पदक जीतते हैं। अंडर 23 चैंपियनशिप कुश्ती में ये क्या जीतते हैं? गोल्ड मेडल जीत जाते हैं। और एशियाई चैंपियनशिप 2023 में भी ये गोल्ड मेडल जीत जाते हैं। तो भाई ये लड़का भी काफ़ी गोल्ड मेडल जीतता हुआ आ रहा है।
इसके बाद बात करते हैं सरबजोत सिंह के बारे में। इसके बारे में दोस्तों हमें काफ़ी जानकारी ज़्यादा तो नहीं मिली, लेकिन हमें इतना ही पता चला कि दीन गांव है अम्बाला के अंदर, वहाँ से हैं ये। और एशियन गेम्स 2022 में ये गोल्ड मेडल जीत चुके हैं टीम इवेंट में। और 2024 में अभिमन्यु भाकर के साथ 10 मीटर में एक टीम इवेंट में कांस्य पदक जीता है। तो इतनी सारी बातें सबसे पहले आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। यह पूरी की पूरी PDF में ऐसी की ऐसी आपको टेलीग्राम पर अपलोड करा दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलिए अभी आपका पूरा का पूरा टॉपिक भी मैं अलग से कवर करवा देता हूँ। जैसे कि अब की बार ओलंपिक 2024 कहाँ पर आयोजित हुए, तो साहब पेरिस में। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस की राजधानी है। और यह कहाँ पर है, यूरोप के अंदर है ये फ्रांस, ठीक है। भारत ने ओलंपिक 2024 में कितने पदक जीते, तो 6 पदक जीते हैं। उसमें से 5 पदक के अंदर स्पेशली हरियाणा वालों का अहम योगदान है, 6 में से 5 के अंदर। अगला प्रश्न, भारत देश ने पेरिस ओलंपिक में कौन कौन से पदक जीत लिए हैं, तो 5 कौन कौन से पदक जीते, तो 5 तो आपके ब्रॉन्ज मेडल जीते, कुल 6 जीते हैं। 5 में से ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक, और 1 जीता है आपका सिल्वर पदक। तो यह इस प्रकार से हो जाते हैं 6 पदक। अगला प्रश्न, भारत देश ने कौन कौन से इवेंट में पदक जीते हैं, तो आपके 3 पदक जीते हैं शूटिंग में, सभी ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं इसमें। चौथा हॉकी में पूरी टीम ने, 5वां कुश्ती में, और 1 छठा जैवलिन में। जैवलिन वाले नीरज चोपड़ा जो कि आपको पता है, कुश्ती वाले अमन सहरावत, हॉकी पूरी टीम होती है इसकी। तो शूटिंग में एक तो आपका मन्नू भाकर ने अकेले ने, दूसरा मन्नू भाकर और सरबजोत सिंह, तीसरा आपका स्वप्नील कुसाले, ऐसे करके महाराष्ट्र से हैं वो, जिन्होंने इसी में शूटिंग में ही पदक जीता है। अमन सहरावत ने कितने किलोग्राम भार में मेडल जीता, तो 57 किलोग्राम वर्ग भार में इन्होंने मेडल जीता है। कहाँ से है, झज्जर से हैं साहब ये, ठीक है। अगला प्रश्न, सरबजोत और किस महिला खिलाड़ी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक जीता, तो मन्नू भाकर और यह दोनों थे। ओलंपिक 2024 की बात हो रही है। नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से गांव से है, तो नीरज चोपड़ा का संबंध खंडरा गांव से है। खंडरा गांव से नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोवर है, ये जैवलिन थ्रो फेंकते हैं। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, तो सिल्वर पदक जीता है, सिल्वर पदक। नीरज चोपड़ा की बात कर रहे हैं हम। भारत का कौन सा स्थान रहा है, 71वां स्थान रहा है भारत का। कुल मिलाकर 84 स्थान है। 84वां जो देश है उसको 1 मेडल मिला है। हमें कितने मिले हैं, 6 मेडल मिले हैं। गोल्डन बॉय का खिताब किस खिलाड़ी के पास है, तो नीरज चोपड़ा। ये नीरज चोपड़ा नहीं, नीरज चोपड़ा है, इसको ठीक कर लेना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए आज की इस वीडियो में जितने भी प्रश्न मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, या तो वो पहले पूछे जा चुके हैं या वो आगे आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ऐसा भी नहीं कि एक ही टॉपिक से मैं कर रहा हूँ, डिफरेंट, इसमें आपको हर एक टाइप के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इस वजह से वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, वीडियो के बाद यह PDF आपको द टीचर्स 02 ऐसा करके सर्च करना, एक टेलीग्राम पर एक चैनल आएगा, वह हमारा ही चैनल है, वहाँ पर यह PDF आपको मिल जाएगी। या फिर इस PDF का लिंक डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा, तो वो आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार इसको अच्छे तरीके से समझ लो, फिर पढ़ लेना, आपके बहुत सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। देखिए लगभग अब तक हम बहुत ज़्यादा प्रश्न, अब तक हम 200 से 300 प्रश्न अब तक हम कवर कर चुके हैं, जस्ट हम आधे घंटे के अंदर, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बोलते जा रहा हूँ और बीच में मैं कोई भी गैप नहीं ले रहा हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न है कि राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत कृषि योग्य क्षेत्र है। तो कुल हमारा भौगोलिक क्षेत्र है 44,212 वर्ग किलोमीटर। स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से नजर आ सके। तो इसका लगभग 86% क्या है, हमारा कृषि करने योग्य क्षेत्र है, ठीक है, 86%। हरियाणा में मुख्य रूप से 2 जलवायु क्षेत्र हैं, एक आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और दूसरा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है इसे है आपका चावल, गेहूं, सब्जियां, शीतोष्ण कटिबंधीय फलों के बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। दूसरी तरफ है आपका दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, इसमें आपका फल रहेगा मुख्य रूप से, सब्जियां दोनों में कॉमन है, जड़ी बूटियां और औषधि वाले पौधे, इस प्रकार की फसलों की इसमें खेती की जाती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा बारीकी से देख लेना। अगला प्रश्न आपका,
राज्य में बेर उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणीय है? तो सोनीपत में सबसे ज़्यादा बेर होते हैं। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो खुम्बी भी सबसे ज़्यादा सोनीपत के अंदर ही होते हैं। भारत का सबसे एक वो जिला जिसमें खुम्बी का उत्पादन सबसे ज़्यादा है तो वो सोनीपत रहेगा। यदि मैं आम की बात कर लूँ तो आम यमुनानगर के अंदर भी है, अम्बाला के अंदर भी, करनाल के अंदर भी। आंवला सिरसा के अंदर है। पपीता आपका यमुनानगर के अंदर अगेन हो जाएगा। और एक पॉइंट और है अमरूद वाला, अमरूद करनाल के अंदर है। इसके साथ साथ कुछ और पॉइंट नोट कर लो। देखिए जो सिरसा है, सिरसा के अंदर आपकी सबसे ज़्यादा गेहूँ है। सिरसा के अंदर सबसे ज़्यादा गाय भी आपको सिरसा के अंदर देखने को मिलेगी। और क्या है यहाँ पर, आंवला। हाँ, आंवला भी यहीं पर है, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर है ही है। ठीक है। और इसके अंदर जो सिख समुदाय है वह भी सबसे ज़्यादा सिख हरियाणा के अंदर यहीं पर रहते हैं। आपकी घग्गर नदी यहीं से एग्जिट करती है और आपका देवीलाल परिवार यहीं से बिलोंग करता है। तो इस प्रकार से काफ़ी सारे। हाँ, एक आपके करंट का प्रश्न भी एक कर लो यहाँ से, गुरविंदर। गुरविंदर, ठीक है, एक गुरविंदर व्यक्ति है, गुरविंदर करके। तो जो ये गुरविंदर व्यक्ति है ये क्या करते हैं, जो गुरविंदर व्यक्ति है इनको अभी पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया है। पद्म श्री पुरस्कार मिला है अभी कब, 2024 के अंदर। और पद्म श्री पुरस्कार हरियाणा से 4 लोगों को मिला है। और पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों को 10,000 रुपये मासिक पेंशन भी दिया जाएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2, हरियाणा वोल्वो बस सेवा इनके लिए लाइफ टाइम फ्री रहेगी। अगला प्रश्न, मशरूम की खेती में हरियाणा का कौन सा जिला भारत में प्रथम स्थान पर है? यह हमने देख भी लिया कि जिला सोनीपत है वो। इस फसल का दूसरा नाम क्या है, खुम्बी भी है। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि हम बोल देते हैं कि भाई सांप की छतरी है ये, तो वो सांप की छतरी नहीं होती दोस्तों, वह क्या है आपका मशरूम ही होती है वो सांप की छतरी नहीं होती, मशरूम होती है वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना का संबंध किन परिवारों से है? तो किसान परिवारों से है जिनके पास जमीन है लगभग 2 एकड़ के। इसका एक आइडिया रखा गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि आपको प्रति वर्ष 6,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन 3 किस्तों में मिलेंगे, 2,000 रुपये करके। ठीक है, 2,000 2,000 2,000 ऐसे करके आपको 3 किस्तों में 6,000 रुपये मिलेंगे किसान भाइयों के लिए, ताकि उनको थोड़ी सी राहत मिल सके। तो 2019 में शुरुआत की गई थी इसकी। और हरियाणा की स्पेशली बात करूं मैं, हरियाणा में 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री किसान योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न, हरियाणा के किस बांध को ग्रेविटी बांध के नाम से भी जाना जाता है? तो अनंगपुर एक बांध है, अनंगपुर एक बांध है आपका जिसको ग्रेविटी बांध के नाम से जाना जाता है। ये बांध हरियाणा के फरीदाबाद में है, फरीदाबाद में है। फरीदाबाद की साहब स्थापना होती है 1979 में। ठीक है। और इसके अंदर आपका 1947 में एक झील बनाई गई थी, बड़खल झील, और एक आपकी धोज झील। तो दोनों के दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वही फरीदाबाद जहां आपका उद्योग सबसे ज़्यादा है। महिंद्रा ट्रैक्टर आपकी जो कंपनी है सबसे ज़्यादा यहीं पर है, मतलब कि महिंद्रा ट्रैक्टर सबसे ज़्यादा यहीं पर बनते हैं हरियाणा के अंदर। फरीदाबाद जैसा एक नाम और है आपका फतेहाबाद। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फरीदाबाद आपका बनाया गया था 1979 में। इस 79 को उल्टा कर दो, 97 हो गया। तो 97 में आपका बनाया गया क्या, फतेहाबाद। तो फरीदाबाद और फतेहाबाद तो दोनों हैं, दोनों को आप थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में रखिएगा। अगला प्रश्न, यह तो चलिए, हाँ ये वाला, किस बांध पर चौधरी देवीलाल पर्यटन स्थल का निर्माण किया गया है? तो ओटू बांध है ये। कहाँ पर है, घग्गर नदी। और घग्गर नदी कहाँ से निकलती है, सिरसा से निकलती है। वहीं पर आपका बनाया गया है ओटू बांध, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। वहीं पर एक पर्यटन स्थल बनाया गया है चौधरी देवीलाल। देखिए चौधरी देवीलाल जो आपका पर्यटन स्थल है कहाँ पर है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओटू बांध पर है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, राज्य में मुख्य रूप से चूना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ के अंदर सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा रोहतक, हिसार, पंचकूला और अंबाला में भी यह चूना पत्थर आपका काफ़ी पाया जाता है। चीनी मिट्टी की यदि मैं बात कर लूँ तो दोस्तों चीनी मिट्टी आपकी सबसे ज़्यादा आपकी गुरुग्राम में है। गुरुग्राम का कौन सा, कासन के अंदर सबसे ज़्यादा है। ग्रेनाइट आपका तोसाम में, रिवासा में सबसे ज़्यादा है। देखिए वही तोसाम जहाँ से अब की बार श्रुति चौधरी कैबिनेट मंत्री बन चुकी है हरियाणा सरकार के अंदर। आपने सुना होगा नाम श्रुति चौधरी, किरण चौधरी। तो किरण चौधरी सांसद बन चुकी है राज्यसभा की, और श्रुति चौधरी आपकी क्या बन चुकी है, विधायक, यानी कि आपका एमएलए बन चुकी है। कहाँ से, तोसाम विधानसभा से इन्होंने चुनाव को जीता था। भिवानी डिस्ट्रिक्ट से ये संबंध रखते हैं। और वही भिवानी जो कि आपका 1972 में बना था। भिवानी को प्यारे दोस्तों हिसार से निकाला गया था, हिसार डिस्ट्रिक्ट से, क्योंकि हिसार क्या था 1966 में सबसे बड़ा
क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला था सन 1966 में, जींद सबसे छोटा था, हिसार सबसे बड़ा था। तो इससे आगे चलकर 1972 में क्या किया गया, भिवानी को निकाल दिया गया। और इसी भिवानी से 2016 में क्या किया गया, चरखी दादरी को आगे चलकर निकाल दिया गया। वही चरखी दादरी जिसके अंदर 2 विधानसभा की सीट हैं और 2 ही विधानसभा की सीट है आपके पंचकुला के अंदर, लेकिन पंचकुला के अंदर एक भी आरक्षित सीट नहीं है। हरियाणा के पास कुल कितनी सीटें हैं, 90 सीट। विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, तो 90 सीट है, तो इसमें से 17 आरक्षित सीट हैं, लेकिन पंचकुला के अंदर एक भी आरक्षित सीट नहीं है। तो 17 जिलों के अंदर आरक्षित सीटें हैं, 5 जिले ऐसे हैं, लगभग 4 से 5 जिले ऐसे हैं जहां पर एक भी आरक्षित सीट नहीं है। ओके, और पंचकुला आपका कब बना था बता ही दीजिए। 1995 के अंदर पंचकुला बना था, वही अगेन कालका शिमला वाला, वही सेम, उसको याद कर लेना। तो ग्रेनाइट आपका तोसाम में रहेगा। ओके, हाँ, जो तोसाम भिवानी के अंदर, और भिवानी के अंदर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। किसके नाम पर, चौधरी बंसीलाल के नाम पर। हरियाणा के तीसरे नंबर के मुख्यमंत्री ये थे, 3rd नंबर के, और यह 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। लगभग 11 से 12 सालों तक इन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया है। हरियाणा का लौह पुरुष, विकास पुरुष, आधुनिक हरियाणा का निर्माता, और इन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी, हरियाणा विकास पार्टी। तो इस प्रकार से काफ़ी टाइटल्स भी इनको मिले हुए हैं। इसके बाद तांबा की बात करते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर, और अबरक भी महेंद्रगढ़ के अंदर। तो चूना पत्थर कहाँ पर सबसे ज़्यादा, महेंद्रगढ़ के अंदर, तांबा भी महेंद्रगढ़ के अंदर, अबरक भी महेंद्रगढ़ के अंदर। देखिए महेंद्रगढ़ आपका कब बना था, 1966 में ही इसको एक राज्य, एक जिला बना दिया गया था, हरियाणा राज्य का एक जिला 1966 में ही। ओके साहब, महेंद्रगढ़ के अंदर है ढोसी की पहाड़ियाँ, जिसके अंदर आपकी अरावली की रेंज है 642 मिल सकता है, 652 भी आपको मिल सकता है। सबसे ऊंची अरावली की रेंज यहीं पर है। लेकिन अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर है, जो कि हमने ऊपर आपका एक प्रश्न भी देखा था। फरीदाबाद कब बना था, 1979 के अंदर बना था। ठीक है, मैं आपको बार बार डेटा इस प्रकार से रिलेट करके पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि भाई आपके दिमाग में चला जाए, आपके सब कॉन्शियस माइंड में वो चला जाए। देखिए प्यारे दोस्तों, अब लेक्चर कुछ ज़्यादा लंबा नहीं रहा। देखिए बस 2 पेज और एक शायद ये पेज, तो 3 पेज, एक ये पेज, 4 पेज, तो 4 साढ़े 4 पेज रहते हैं। अगले 20 से 25 मिनट के अंदर आई प्रोमिस कि मैं यह भी आपको अच्छे तरीके से करवा दूंगा। तो चलिए अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है। तो पानीपत को कहा जाता है साहब। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंबल बनते हैं। ठीक है, पानीपत हरियाणा का एक ऐसा जिला है जो कि 2 बार जिला बन चुका है। कैसे कि 1989 में इसको एक जिला घोषित किया गया, मतलब कि एक जिला बनाया गया सन 1989 के अंदर, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद इसको दोबारा से करनाल के अंदर मिला दिया गया। बोल दिया गया कि यह एक जिला नहीं है, करनाल के अंदर ही इसको मिला दिया गया। लेकिन 1991-92 में क्या किया गया, इसको दोबारा से एक जिला बना दिया गया। यह पहली बार कब बना था, 1989 को। और 1989 को हरियाणा के 4 जिले बनाए गए थे। कौन कौन से, यमुना का पानी पीकर रेवाड़ी गया, यमुनानगर का कैथल पानी पीकर, पानीपत कहाँ गया, रेवाड़ी, तो रेवाड़ी। तो 4 जिले हरियाणा के 1 नवंबर 1989 को बनाए गए थे। ठीक है, और उन्हीं में से था एक पानीपत। पानीपत के अंदर आपकी 3 मुख्य लड़ाइयाँ भी हुई हैं। कौन कौन सी, 1526 पहली लड़ाई, 1556 दूसरी लड़ाई, और 1761 तीसरी लड़ाई। तो ये 3 लड़ाइयाँ हैं जो कि हरियाणा के पानीपत में हुई हैं। तो इस वजह से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, काबुली बाग भी यही है, NH44 पर यह है। ठीक है, और जो अभी आपकी मेट्रो प्रस्तावित हुई है कहाँ से, दिल्ली से आपकी करनाल तक। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा सोनीपत, यहाँ पर आपका पानीपत भी आएगा। तो पानीपत से होती हुई आपकी मेट्रो हरियाणा में पहुंचने का कार्य करेगी। चलिए, हाँ, पानीपत जब भी नाम आए तो पणप्रस्थ, इसका प्राचीन नाम है पणप्रस्थ, और पाणिनि ऋषि के नाम पर यह पड़ा है पणप्रस्थ। देखिए पणप्रस्थ, पांडवों ने 5 गांव की मांग की थी। कौन कौन से, सोनप्रस्थ सोनीपत, पानीपत पणप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ दिल्ली, दिलप्रीत आपका फरीदाबाद, और आपका एक भागपत। तो ये 5 गांव थे जिनमें पानीपत भी आपका एक गांव था। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं, हाँ, यहाँ से एक और दोस्तों पॉइंट करा देता हूँ। जो पानीपत की पहली लड़ाई थी 1526 में, इसको बाबर जीत गया था। ठीक है, बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था, और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई थी। क्योंकि बाबर एक मुगल था, तो बाबर के कभी कभार 4 युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि बाबर ने पानी पिया। ठीक है, बाबर ने पानी पिया और खाना खाया। पहले पानी पिया, फिर खाना खाया। फिर क्या हुआ कि वह चांदनी रात में अपने घर चला गया। बस घर जाते क्या हो गया साहब, वो मर गया। तो यहाँ पर क्या है, पानीपत का युद्ध 1526 में लड़ा गया। खाना से खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया। देखिए चंदेरी रात में, यानी चांदनी रात में, यानी चंदेरी, तो 1528 में इस युद्ध को लड़ा गया। और
कहाँ चला गया? घर, मतलब कि घाघरा का युद्ध 1529 में। तो 26, 27, 28, 29 4 युद्ध बाबर ने लड़े, चारों के 4 युद्ध बाबर जीत गया था और 1530 में वह घर जाते ही मर गया, यानी 1530 में उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन शुरुआत होती है आपकी यहाँ से, हरियाणा के पानीपत से। तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों, तीनों के तीनों पॉइंट। तो बाबर को भी याद कर लीजिएगा और पानीपत को भी। अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे, तो सबसे ज़्यादा 313 किलोमीटर है। कहाँ पर? भिवानी। और वही भिवानी जो 1972 में बना था, जिसके ऊपर हमने काफ़ी अभी एक अच्छा सा हेल्दी डिस्कशन भी किया है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा की राजभाषा कौन सी है? तो काफ़ी सारे कैंडिडेट हरियाणवी लगा देंगे कि सर हरियाणा के अंदर तो हरियाणवी बोली जाती है लेकिन वो राजभाषा नहीं है भाई, भाषा तो है ही नहीं हरियाणवी। क्यों? क्योंकि इसकी कोई लिपि नहीं है। अब ये लिपि क्या है? जिसमें आप अक्षरों को लिख भी सकते हैं। उनके लिए कैसा लिखा जाएगा, मात्राएं कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने बोल दिया ताड़ा या फिर काड़ा, काड़ा बोल दिया, क्या कोई काला लिख सकता है? नहीं लिख सकता, तो लिखा जाएगा काला। जब हमारे हरियाणवी जो लोग हैं वो किसी घर पर जाकर क्या बोलेंगे? अरे भाई, अरे काले, अरे सै के, तो भाई वो बोलेंगे अरे काले। लेकिन क्या कोई ऐसा बोलेगा अरे भाई, अरे भाई काले? तो भाई काले तो नहीं बोलते कोई भी, है ना। काले तो यूपी की तरफ बोलते हैं, अरे भाई के कर रहा, अरे भाई काले, अरे भाई तू तोड़ दे ताले। लेकिन हरियाणा में कैसे बोलेंगे? अरे भाई काले, अरे ताला तोड़ देना भाई, क्यों दिमाग खराब कर रहा है, तोड़ दे यार, जब तेना इसकी चाबी ना मिलती तो। अरे क्या दिक्कत होगी भाई, द टीचर्स ना फॉलो कर ले यूट्यूब पे। तो भाई वही बात है कि काला, है ना। तो हरियाणवी भाई कोई भाषा नहीं है, यह एक बोली है। भाषा वही होगी जिसकी एक लिपि भी होती है। हिंदी को आप प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, मात्राएं हैं, तो यह एक लिपि है इसके अंदर, तो हिंदी। बात करते हैं हरियाणा में कोई भाषा नहीं है, एक बोली है। 2010 तक क्या था कि हरियाणा में एक दूसरी भाषा कौन सी बोली जाती थी? तमिल। पंजाबी भी बोली जाती थी लेकिन उसको एक आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित नहीं किया गया था। लेकिन 2010 के बाद क्या किया गया? 2010 में ही पंजाबी को हमारे हरियाणा की दूसरी भाषा आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। बात हुई है भाषा की, तो भाषा से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं हम कोई भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, भारत के संविधान में बोला गया कि 22 भाषाएं हैं, जैसे कि तमिल, तेलुगु, उर्दू, संस्कृत, यह सभी 22 की 22 हमारे संविधान के अंदर है। लेकिन प्यारे दोस्तों, इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी का कहीं पर दूर दूर तक वर्णन नहीं है। जो संविधान के अंदर 22 भाषाएं हैं, इनमें अंग्रेजी एक हमारे इंडिया के अंदर भाषा होगी, यह नहीं बोला गया। फिर भी हम इंग्लिश का यूज करते हैं, है ना कमाल। फिर भी हम जो हमारे क्लैरिकल काम होते हैं, ऑफिशियली वर्क होते हैं, तो हम उसमें क्या करते हैं? अंग्रेजी भाषा का यूज करते हैं, ठीक है। 1 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 1 जनवरी नहीं भाई, यहाँ पर 26 जनवरी कर लो आप। डॉक्यूमेंट में भी जब भी PDF आएगी उसमें 26 ही कर लेना। क्या हुआ था कि भारत का संविधान लागू हुआ था? कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र दिवस हम इस दिन मनाते हैं। तो इस दिन क्या हुआ प्यारे दोस्तों कि भारत का संविधान लागू कर दिया और उसमें 14 भाषाएं थी, 14 भाषाएं, ठीक है। और अब कितनी है? 22। तो इसका मतलब कि 8 लैंग्वेज और बढ़ी हैं, 8 लैंग्वेज और इसके अंदर ऐड हुई है। पहले कितनी थी? 14, अब कितनी है? 22। तो इसका मतलब है कि 8 लैंग्वेज और इसके अंदर बढ़ाई गई है, ठीक है। पहले थी 14, अब है 22, ठीक है। तो पहले कितनी थी? 14, अब कितनी है? 22। संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां का काफ़ी मैटर रहता है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब थे हमारे पास 8 अनुसूचियां। अब कितनी है? 12 अनुसूचियां। तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं बाद में हम जोड़ते चले गए, ठीक है। बाद में यह 4 की 4 अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। लेकिन जो आपकी 8वीं अनुसूची है काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या खास है इसके अंदर? तो जो आपकी 8वीं अनुसूची है, इसमें खास बात यह है प्यारे दोस्तों कि इसमें हमारी जो 22 भाषाएं हैं, इनका वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है। यहाँ से आपका एक प्रश्न और बन जाएगा कि जब संविधान लागू हुआ तब कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। अनुच्छेद कितने थे आपके? 395। भाग कितने थे? 22। तो 3 प्रश्न हैं, तीनों को राइट डाउन कर लो। लेकिन वर्तमान में आपकी अनुसूचियाँ बढ़कर 8 से 12 हो चुकी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। तो चलिए अब प्यारे दोस्तों, बहुत अब कम लेक्चर हमारा बचा है। तो अब क्या है, क्या बोलता है आगे कि हरियाणा के अंदर लगभग 90% लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी लगभग 90, ठीक है। जो हरियाणवी है, हरियाणवी को हिंदी का डायलेक्ट माना जाता है। हिंदी के अंदर ही उसको हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। हिंदी भारत की एक राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। भाई इसको तो मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे कैंडिडेट प्रश्न गलत करके आते हैं।
भाई राजभाषा है हमारी, राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है। इसके बाद अनुच्छेद 343 से 351 तक क्या बोला गया कि हिंदी भाषा यानी कि यह एक राजभाषा से संबंधित है। यह आपके अनुच्छेद 343 से 351 में क्या बोला गया कि जो आपके ये अनुच्छेद हैं 343 से 351 तक, यह आपके हिंदी भाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं। बात करते हैं पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे। तो पंजाब और हरियाणा आपका 1947 में बन गया था हाई कोर्ट। वैसे स्टार्टिंग में कब बना था, 1919 में बना था साहब, जब पंजाब का हिस्सा था हरियाणा, और तब हमारा पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था, मतलब कि पार्टीशन नहीं हुआ था हमारा। पार्टीशन, एग्जैक्ट वर्ड पार्टीशन है ना, पार्टिसिपेशन नहीं, वो तो भागीदारी हो गया। पार्टीशन नहीं हुआ था, मतलब कि हमारा बंटवारा नहीं हुआ था। पंजाब और हरियाणा तो एक ही था, किसका हिस्सा था, हम पूरे भारत का हिस्सा थे, और पूरा भारत भी तो एक ही था, हिंदुस्तान तो एक ही था। 1947 में पंजाब अलग हो गया, लेकिन लाहौर के नाम से तब एस्टेब्लिश किया गया था 1919 में। और 1947 में जब हम आज़ाद हुए कि आज़ाद भी हुए और अलग भी हुए, पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, तब हो गया था पंजाब और हरियाणा। लेकिन 1966 में तो इसको ऑफिशियली कर दिया गया, यहाँ पर ऑफिशियली नाम चलता था पंजाब, लेकिन 1966 में पंजाब को के साथ साथ हरियाणा भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसका ऑफिशियली नाम हो गया। तो 1919 के अंदर जो प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे उनका नाम था साहब, कहाँ गया, ये वाला, सर सादीलाल। याद कैसे रखोगे भाई, सबसे पहले इंसान शादी ही तो करता है, फिर क्या बोलता है कि हे राम ये मैंने क्या कर लिया, बचा लो, मेहर कर दो, और फिर करते हैं राम मेहर। तो सादीलाल ये सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश थे भारतीय 1919 के अंदर। फिर थे आपके रामलाल, 1947 में ये बने थे, और फिर मेहर सिंह, ठीक है, मेहर सिंह 1966 में ये बने थे। तो तीन आपके यह हो जाते हैं मुख्य न्यायाधीश। और चौथा अभी जो कि सीलू नागू हैं, अभी 9 जुलाई 2024 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। सर सादीलाल 1919 में थे लाहौर हाई कोर्ट में। गठन के समय कौन थे, मेहर सिंह, अभी आपको ट्रिक के हिसाब से याद करवा दिया। और हम बात कर रहे थे अभी रामलाल साहब के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, यह चार आपके मुख्य न्यायाधीश हैं, कभी भी कंफ्यूज मत होना। कोई भी आपकी कन्फ्यूजन हो, वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज पीछे करके देख लो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गीता महोत्सव हर वर्ष एक मेला लगता है, कहाँ पर लगता है साहब, ये कुरुक्षेत्र के अंदर लगता है। कुरुक्षेत्र जिला कब बना था साहब, ये 1973 के अंदर एक जिला बन गया था। इसके अंदर है एक ब्रह्म सरोवर, ब्रह्म सरोवर जहाँ पर आपका बिरला मंदिर है, बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, ठीक है, वहीं पर है आपका एक ब्रह्म सरोवर। ब्रह्म सरोवर के ऊपर यह मेला हर साल लगता है, कौन सा, गीता जयंती भी इसको बोलते हैं और गीता महोत्सव भी इस मेले को बोलते हैं। अच्छा, इसकी खास बात क्या है कि इसका एक तो होता है पार्टनर देश, एक होता है इसका पार्टनर राज्य। आई थिंक अब की बार इसका पार्टनर जो राज्य है वो तो था कन्फर्म उड़ीसा, जो इसका कन्फर्म उड़ीसा इसका राज्य था। लेकिन जो तंजानिया था आई थिंक इसका देश, तंजानिया में देखिए देश के बारे में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, मैं क्लियर आपको नहीं बता सकता, क्योंकि कोई बच्चा गलत ना कर ले तो भाई वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगा, ठीक है। तो इसका हाँ, लेकिन इसका पार्टनर राज्य था उड़ीसा। अब की बार ये क्या करते हैं कि आपके जो अदर राज्य हैं, अदर स्टेट हैं, वहाँ का कल्चर यहाँ पर प्रमोट करते हैं। हमारी हरियाणा की संस्कृति और हैंडमेड चीज़ें, वो लोग भी और हरियाणा वाले भी क्या करते हैं, हैंडमेड चीज़ें, जो जैसे कि देसी अचार हो गया, आपके गुलदस्ते वगैरह जो घरों में चीज़ होती हैं, वस्त्र, खादी वस्त्र, तो सब चीज़ें होती हैं। हर वर्ष यह नवंबर और दिसंबर के महीने में लगता है, ब्रह्म सरोवर पर लगता है, कुरुक्षेत्र के अंदर। ब्रह्म सरोवर के पास आपका गुलजारी लाल नंदा, जो हमारे देश के एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, 2 बार यह हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, दोनों के दोनों बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, दोनों के दोनों बार 13-13 दिनों का इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। तो गुलजारी लाल नंदा साहब का म्यूजियम भी है, लाइब्रेरी भी है, और यहीं पर क्या है आपका एक श्री कृष्णा संग्रहालय। बहुत सारे लोग तो आए होंगे यहाँ पर श्री कृष्णा संग्रहालय में। 1987 में इसको बनाया गया था, और यहाँ पर 3 लेयर हैं, 3 मंजिला है ये, आपके श्री कृष्णा भगवान से रिलेटेड है, उनके जन्म से, और उनका पूरा जीवन उसमें दिखाया गया है, और महाभारत भी स्पेशली उसमें इंक्लूडेड है। तो जो भी लोग आते हैं जरूर देख के जाइएगा इसको। कुरुक्षेत्र, आपका कुरुक्षेत्र के नाम पर आपकी कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। वैसे कुरुक्षेत्र के अंदर 4 विधानसभा की सीट हैं, लेकिन खुद के नाम पर, कुरुक्षेत्र के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। लेकिन क्या है, कुरुक्षेत्र के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है, लेकिन वैसे क्या है, 4 सीटें हैं कुरुक्षेत्र के अंदर। कौन सी, शाहाबाद, पेहवा, लाडवा और आपका थानेसर, ठीक है। जब भी बात आती है थानेसर की, तो थानेसर को याद रख लेना कि यह एक विधानसभा की सीट है, लेकिन 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 लोकसभा की सीट आपकी
कुरुक्षेत्र है। जो आपकी थानेसर है प्यारे दोस्तों, यहीं पर है आपका हर्ष का टीला। हर्ष कौन थे? 590 ईस्वी में गद्दी पर बैठते और 590 में इनका जन्म होता है, 606 में ये गद्दी पर बैठते हैं। यह है हमारे लास्ट सबसे आखिरी हिंदू सम्राट थे, ठीक है। और उत्तरी भारत पर इसका काफ़ी सारा इन्होंने विस्तार किया है। उत्तरी भारत के ये आखिरी हिंदू सम्राट रहे हैं। और 647 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 606 में गद्दी पर बैठे, 647 में मृत्यु हो गई। और इसी बीच यहाँ पर क्या हो गया, हेनसांग जो चीनी यात्री था वो आता है, ठीक है। यह बात भी आपको याद रख लेनी है। तो एक पॉइंट को इस प्रकार से आप दूसरे पॉइंट के साथ रिलेट कर दिया करो। कुरुक्षेत्र के अंदर मैंने अभी एक आपको लाडवा सीट बताई थी विधानसभा की, वही लाडवा सीट प्यारे दोस्तों जहां से अब की बार हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के लिए चुनाव जीते हैं, ठीक है। तो भाई लाडवा क्या हो गया, सीएम सिटी, और कुरुक्षेत्र हो गया सीएम जिला। हर वीडियो में बार बार बोलता हूँ, क्योंकि भाई आपका कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। और तब सोचोगे आप कि काश अब मैं द टीचर्स की वीडियो देख पाता, मतलब ऐसे करके। भाई अभी भी टाइम है, इसको देख लो देख लो देख लो, ठीक है। कुरुक्षेत्र है आपका क्या हाँ, कुरुक्षेत्र आपका 1973 में बना था। और कुरुक्षेत्र था आपका हरियाणा का 10वां जिला। जिले कब कब कौन कौन सा बना भाई, वीडियो बना रखी है दोस्तों, देख लो, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, लेकिन जो आपका यह लाडवा से बने हैं, कौन सीएम बने हैं आपके, क्या नाम है आपके, नाम है बताइए, नायब सिंह सैनी। और नायब सिंह सैनी साहब क्या हैं आपके, अभी 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। दूसरी बार ये बने हैं और 15वीं विधानसभा के लिए इनको चुना गया। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान हरियाणा में एचबीएससी यानी कि हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन, ये सी नहीं यहाँ पर ई कर लो, ठीक है। हरियाणा एचबीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए यह क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है भाई। जो लोग ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं तो उनके नाम, जैसे पीएचडी वगैरह कर लेते हैं, डॉक्टरेट की उपाधि उनको मिल जाती है, तो डॉक्टर उनके नाम के आगे लग जाता है। और काफ़ी वीआईपी हो जाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप एजुकेशन लोगे उतनी ही ज़्यादा आप जॉब की तरफ जाओगे, तो आप भाई क्या हो जाओगे, वीआईपी हो जाओगे। तो इस वजह से वीपी, तो डॉक्टर वीपी। तो यहाँ से ये ट्रिक के साथ आप कर सकते हो। और बता दूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि हमने पहले से ही जो अध्यक्ष हैं और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके ऊपर एक प्यारा सा सेपरेट लेक्चर आपको ट्रिक्स के माध्यम से करवा रखा है, तो आप उसको देखना मत भूलिएगा, इसी यूट्यूब चैनल पर है। ओके, हरियाणा में पहली बार रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो दिल्ली से रेवाड़ी चली थी। कब चली थी? 1873 में इसको चलाया गया था। कहाँ से कहाँ? दिल्ली से रेवाड़ी। और ठीक इसके 20 साल के बाद 1893 में क्या किया गया, एक म्यूजियम बना दिया गया, रेलवे म्यूजियम। वो कहाँ पर है? वो भी आपका रेवाड़ी में ही है। और रेवाड़ी आपका हरियाणा का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन भी है। और 1952 के आसपास क्या किया गया, जगाधरी में रेलवे वर्कशॉप खोला गया था। तो 4 पॉइंट हैं कि रेल कहाँ चली, रेवाड़ी में। कब? 1873 में। 1893 में म्यूजियम बनाया गया, कहाँ पर? रेवाड़ी के अंदर। लेकिन 1952 में क्या किया गया था, आपका एक वर्कशॉप बनाया गया जो कि आपका जगाधरी के अंदर आपका बनाया गया था। तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी काफ़ी ज़रूरी हैं। इसके बाद हमारा लेक्चर बहुत अब छोटा सा बचा है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि श्री कृष्ण संग्रहालय कब बना? इससे ऊपर ही मैंने इस प्रश्न को कराया था कि सन 1987 में बनाया गया था श्री कृष्ण संग्रहालय। कहाँ पर है साहब? कुरुक्षेत्र के अंदर है, ब्रह्म सरोवर के पास है ये, जहाँ पर आपका गुलजारी लाल नंदा जो कि भारत के पीएम रहे हैं, कार्यवाहक पीएम, तो वहाँ पर है इनका ये श्री कृष्ण संग्रहालय। 1987 में बनाया गया था। ये 3 मंजिला है। भगवान श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ है या फिर उनके जो महाभारत में योगदान रहा है, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड है ये। जो लोग कुरुक्षेत्र के आसपास हैं या आते हैं तो उनको देखना चाहिए। जब भी बात आती है कुरुक्षेत्र की तो कुछ चीज़ें हैं जो कि 1956 में यहाँ पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। यह आपको पता होनी काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सलारगंज गेट की। तो सलारगंज गेट आपका कहाँ पर है? हरियाणा के कहाँ पर है? हरियाणा के पानीपत में है भाई। और पानीपत क्या है? पानीपत आपका हरियाणा का एक ऐसा ज़िला है जो कि आपका 2 बार बनाया गया। 2 बार क्यों? क्योंकि 1989 में हरियाणा के अंदर 4 जिले बनाए गए थे, यमुनानगर, कैथल, पानीपत और रेवाड़ी। तो उन्हीं में से एक था पानीपत। तो पानीपत उस टाइम तो बना दिया, किससे निकाला गया था? करनाल जिले से। लेकिन कुछ टाइम के बाद करनाल में दोबारा मिला दिया गया। लेकिन फिर 1 साल के बाद 1991-92 में क्या किया गया, पानीपत को दोबारा से एक ज़िला बनाया गया। तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट यह ज़िला हो जाता है। हरियाणा का ऐसा ज़िला जो 2 बार बनाया गया, उसका नाम है
पानीपत। ओके, और पानीपत का प्राचीन नाम है पनप्रस्थ, जो कि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे तो उनमें से एक यह भी है। पानीपत के अंदर सबसे ज़्यादा कंबल बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं हरियाणा के प्रथम सांगी कौन थे, तो किशन लाल भट्ट थे। देखिए वैसे तो ये थे मेरठ से। मेरठ कहाँ पर है साहब, यूपी के अंदर है, लेकिन इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान दिया है वो हरियाणा की सांग परंपरा में दिया है। रेवाड़ी इनकी कर्म भूमि रही है। ठीक है, वैसे कहाँ से थे, मेरठ उत्तर प्रदेश से। क्या नाम है, किशन लाल भट्ट, हरियाणा के प्रथम सांगी जिन्होंने हरियाणवी सांग परंपरा की नींव रखी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आपके बाकी काफ़ी फेमस जैसे कि पंडित दीपचंद, पंडित लक्ष्मीचंद, जाट मेहर सिंह, जो आपके ये अन्य काफ़ी फेमस सांगी हैं, तो प्यारे दोस्तों ये हरियाणा के सोनीपत जिले से इनका संबंध रहा है। तो इस वजह से हम बोल भी देते हैं कि हरियाणा का सोनीपत एक ऐसा जिला है जो हरियाणा की जो सांग परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो चलिए इसके बाद हम अगला प्रश्न की तरफ चल पड़ते हैं। गुरुद्वारा 9वीं पातशाही कहाँ पर है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर है। वही कुरुक्षेत्र जो कि हरियाणा का 10वां जिला बना, कब बना, 1973 में बना। खुद के नाम पर कोई विधानसभा सीट नहीं है। कुरुक्षेत्र एक लोकसभा सीट है, इसके अंदर 4 विधानसभा सीट है। लाडवा, कुरुक्षेत्र, पेहवा और शाहबाद। लाडवा से अब की बार मुख्यमंत्री जीत चुके हैं, क्या नाम है जिनका, नायब सिंह सैनी। 15वीं विधानसभा के ये मुखिया हैं, 11वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार ये लगातार मुख्यमंत्री के पद पर आ चुके हैं। थानेसर यहीं पर है। थानेसर पर 1014 में मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया था और यहाँ से आपका काफ़ी नुकसान भी किया था। काफ़ी सारी मूर्तियाँ वगैरह, मूर्ति भंजक भी इनको बोला जाता है। ठीक है, चक्रा स्वामी की यहाँ से मूर्ति उठाकर ले गया था वो। ठीक है, और यहाँ पर जो हर्ष का टीला है वो यहीं पर है। शेख चिली का मकबरा भी आपका यहीं पर है। तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है। यदि बात करूं गुरुद्वारा 9वीं पातशाही, जब भी आपको वर्ड देखने को मिले पातशाही, तो पातशाही में से ज़्यादातर लगभग 90% गुरुद्वारे आपके कुरुक्षेत्र के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। ओके, हरियाणा की जनसंख्या भारत का कितने प्रतिशत है, तो 2.09% है पूरे भारत की जनसंख्या का हरियाणा की जनसंख्या। कब की बात कर रहा हूँ, 2011 की डेटा की बात कर रहा हूँ। उसमें हरियाणा की जनसंख्या थी 2,53,51,462। ठीक है, 2011 की डेटा की बात कर रहा हूँ। अभी आपका नया डेटा पब्लिश होगा 2025 के एंड में या फिर 2026 के स्टार्टिंग में। क्यों, क्योंकि 2026 में आपका परिसमन होगा, जो कि आपकी विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा की आपकी सीटें बढ़ेंगी और आपके जिले भी आगे बढ़ने वाले हैं। अभी हरियाणा के अंदर लगभग 4 जिले नए प्रस्तावित हो चुके हैं। हो सकता है कि यह 4 ही बने, हो सकता है कि 4 से बढ़कर 5 भी बन सकते हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा में 1 नवंबर को कितने जिले बने, तो भाई 11 जिले बने। कैसे, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, तो उस टाइम पर 7 जिले बने थे। कौन कौन सा है, घर, यह है ट्रिक याद कर लो, घर JKM यानी कि घर जम्मू कश्मीर में, मतलब कि G फॉर गुरुग्राम, H फॉर हिसार, A अंबाला, R रोहतक, J जींद, K करनाल और M महेंद्रगढ़। तो यह थे हमारे 7 जिले। और 1 नवंबर 1989 को हमारे 4 जिले और बने थे। कौन सा, यमुना का पानी पीकर रेवाड़ी गया, यमुनानगर का, कैथल पानीपत और कहाँ गया, रेवाड़ी। तो यह 4 जिले और थे। तो इस वजह से कुल मिलाकर हो जाते हैं 11 जिले। तो हरियाणा के पास वैसे वर्तमान में कितने जिले हैं 2025 के जनवरी महीने तक, 22 जिले। तो 22 में से भाई 11 जिले 1 नवंबर को बने हैं और हरियाणा का 1 नवंबर को ही हम हरियाणा दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न, हरियाणा का औद्योगिक नगर किसको बोलते हैं, भाई फरीदाबाद को बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा काम धंधे हैं। महिंद्रा ट्रैक्टर की जो कंपनी है वहीं पर है, सबसे ज़्यादा महिंद्रा ट्रैक्टर यहीं से बनाए जाते हैं। 1947 की बात करता हूँ, भड़कल झील बनाई गई थी और एक धोज झील भी यहीं पर है। ठीक है, कहाँ पर, फरीदाबाद के अंदर। फरीदाबाद की स्थापना हुई थी 1979 में। यदि आप इसको उल्टा कर दोगे लास्ट वाले 79 को, तो हो जाएगा 97। तो 1997 को फरीदाबाद जैसा ही एक और नाम है फतेहाबाद। तो फतेहाबाद की स्थापना होती है 1997 में। और 1997 में ही आपका एक और जिला इसी जिले के साथ बनाया जाता है जिसका नाम है झज्जर। झज्जर कब बना था प्यारे दोस्तों, आपका 15/7/1997 को। तो 1997 को हरियाणा के 2 जिले बनाए जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न, पंचायत का गठन कौन करता है, तो भाई पंचायत का गठन कौन करता है, ग्राम सभा सदस्य। जो हम आम लोग होते हैं वही तो वोटिंग करते हैं आपके मुखिया के लिए। गांव का एक मुखिया होता है, हरियाणा में और पंजाब में सरपंच बोलते हैं, यूपी की तरफ मुखिया बोलते हैं। कुछ पंच होते हैं। वोट डालने की उम्र 18 साल की गई है, वोट डालने की उम्र 18 साल। मुखिया या सरपंच बनने की उम्र 21 साल। विधानसभा जो आपके प्रत्येक राज्य में होती है उसका सदस्य बनने की उम्र 25 साल। और आपका मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25 साल। आपका लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी 25 साल। आपका प्रधानमंत्री बनने के लिए भी 25 साल का होना अनिवार्य है। इसके बाद 30 साल यदि आप राज्यसभा का सदस्य बनते हो तब आपको 30 साल का होना अनिवार्य है। 35 साल यदि आप राष्ट्रपति बनते हो या राज्यपाल बनते हो तब आपको 35 साल का होना काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज आप भाई नहीं बन पाओगे।
ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहीं पर कि वर्ष में 2 बार पंचायतें होना 13 अप्रैल 2 अक्टूबर को बहुत जरूरी है। और 1994 में पंचायती राज अधिनियम लेकर आए थे, तब कौन थे मुख्यमंत्री? भजन लाल। एशिया का सबसे बड़ा थोक, ये थोक नहीं थोक है, थोक कपड़े का जो कपड़ों का सोरी बाजार है, सोरी मार्केट भी बोलते हैं इसको, कहाँ पर है ये? रोहतक के अंदर है। वही रोहतक जहाँ की रेवड़ी काफ़ी फेमस है, झज्जर की गच्चक काफ़ी फेमस है, पुंडरे की फिरनी काफ़ी फेमस है, और आपकी जलेबी गुहाने की फेमस है, पेठा आपका आगरा का फेमस है, जुत्ती आपकी जींद की फेमस है, और आपका बूरा भी आपका कहाँ का? जींद का फेमस है। राज्य में, हरियाणा राज्य की बात करें, आलू उत्पादन में सबसे आगे कौन सा जिला है? तो कुरुक्षेत्र है। शकरकंद में भी आपका कुरुक्षेत्र है, 10वां जिला है, 1973 के अंदर बनाया गया था। ठीक है। 1987 में यहीं पर श्री कृष्ण संग्रहालय जो कि 3 मंजिला है, इस प्रकार से याद किया करो। हरियाणा राज्य का लगभग कितने प्रतिशत चावल उत्पादन करता है? हरियाणा के अंदर 3.8% चावल उत्पादन करता है। पूरे भारत की यदि हम बात करते हैं उसमें हरियाणा का इतना कंट्रीब्यूशन है। इसमें करनाल जिला सबसे आगे है, 3 बार का लिख दो, का करनाल, का कैथल और का कुरुक्षेत्र। तो इन तीनों के अंदर बासमती चावल सबसे अधिक होता है। जाट गजट किस प्रकार का एक पत्रिका थी? तो साप्ताहिक थी ये दोस्तों, मतलब कि सप्ताह में एक बार आती थी। 1916 में निकाली गई थी, चौधरी छोटू राम द्वारा निकाली गई थी, और उर्दू में इसको छापने का कार्य किया गया था 1916 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ से निकाली गई थी? रोहतक से निकाली गई थी। अच्छा, जो गड्डी सांपला है वहीं पर जन्म होता है चौधरी छोटू राम का, तो वहीं पर जन्म होता है। और गड्डी सांपला में ही एक उनकी प्रतिमा भी नए बस स्टैंड के पास पुल को क्रॉस करके, हाईवे को क्रॉस करके, ब्रिज को क्रॉस करके, सॉरी हाईवे को क्रॉस करके बनाई गई है, रोहतक के गड्डी सांपला में ही। ठीक है। 1881 में इनका जन्म होता है, और ये क्या करते हैं? 1911-12 के आसपास वकालत अपनी शुरू कर देते हैं आगरा से। वर्तमान हरियाणा सरकार में कृषि मंत्रालय किसके पास है? तो श्याम सिंह राणा के पास है। याद कैसे रखोगे? 4 मंत्रालय श्याम सिंह राणा को दिए गए हैं। देखिए, कृषि कौन करता है भाई? किसान करता है। ठीक है। तो किसान करता है, किसान ही क्या करता है? पशु पालता है, तो पशुपालन भी इनके पास है। किसान ही दूध का काम करता है, तो डेयरी पालन भी इन्हीं के पास रहेगा। और किसान ही मत्स्य पालन करता है, तो पशुपालन, डेयरी पालन, या फिर डेयरी उद्योग, या फिर मत्स्य पालन और कृषि, यह 4 के 4 उद्योग हैं श्याम सिंह राणा के पास। याद कैसे रखोगे? देखिए, कृषि कौन करता है? किसान। किसान जाता है अपनी फसल उठाने के बाद श्याम बाबा के पास कि हे श्याम महाराज, मैं आपके चरणों में आ चुका हूँ, जैसा मेरे से पहुँचा गया है अब आप ही मेरे कर्ता धर्ता हो। तो इस प्रकार से है ना, तो वहाँ से याद कर लेना, श्याम के पास जाता है, खाटू श्याम के पास। अगला प्रश्न कि घग्गर नदी हरियाणा में कितनी दूरी तय करती है? 291 किलोमीटर तय करती है। देखिए, घग्गर पंजाब में भी जाती है और दोबारा से हरियाणा में आ मिलती है। सिरसा जिला है जो, यहाँ पर एक ओटू बांध बना हुआ है घग्गर नदी पर, 291 किलोमीटर की है दूरी तय करती है। दूसरी तरफ है हमारी यमुनानगर से निकलने वाली यमुना नदी, यह 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोनों नदियाँ आज के टाइम पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और दोनों नदियों के बीच बसा हुआ है हमारा आज का हरियाणा। प्राचीन हरियाणा हमारा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। और यदि एक नदी के बारे में पूछ ले तो वह रहेगी आपकी यमुना नदी, मतलब कि एक नदी के किनारे बसा हुआ तो अब आपका यमुना नदी रहेगा। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य में प्रथम रेल कब चली थी? 1873 के अंदर चली थी, रेवाड़ी के अंदर। भाई हमने अभी इस प्रश्न को किया है। और 1952 में जगाधरी के अंदर वर्कशॉप डाला गया था, और रेवाड़ी का ही जंक्शन सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। सीएनजी ट्रेन की बात करता हूँ तो 2015 में रोहतक से रेवाड़ी तक चलाई गई थी। देखिए प्यारे दोस्तों, अब हमारा बिल्कुल लास्ट प्रश्न आ चुका है। कौन सा? दिल्ली को हरियाणा का कौन सा जिला नहीं लगता? जो आपकी दिल्ली है, मैं ऐसे बना देता हूँ, ये रही आपकी बीच वाली दिल्ली, पूरा एरिया। ठीक है। यहाँ पर हमारा सोनीपत एस, यहाँ पर झज्जर जे, यहाँ पर है आपका गुरुग्राम जी, यहाँ पर आपका फरीदाबाद एफ। तो भाई सोनीपत भी लगता है, गुरुग्राम भी लगता है, झज्जर भी लगता है। पानीपत तो भाई यहाँ हो गया, तो पानीपत तो सोनीपत को लगेगा, तो पानीपत हमारा नहीं लगता। ओके। अच्छा, जो आपका दिल्ली एनसीआर है 1991 में इसको बनाया गया था, और 69वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया था। दिल्ली को हरियाणा 3 तरफ से घेरता है, 3 तरफ से, लेकिन जिले कितने लगते हैं? 4 लगते हैं। जो आपका दिल्ली एनसीआर है इसके अंदर हरियाणा का 57% भाग आता है। दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के 14 जिले आते हैं, 8 जिले नहीं आते, कुल 22 जिले अभी हैं। ठीक है। सबसे ज़्यादा हरियाणा का क्षेत्र आता है 57%। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो हुई अब हमारी कंप्लीट। आप YouTube चैनल से जुड़ जाएं, द टीचर्स पर अभी आप यह वीडियो देख रहे हो तो द टीचर्स सर्च करें, जुड़ जाएं भाई। सीईटी के लिए तो रामबाण क्लासें रहेंगी, सीईटी और एचटेट के लिए तो आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट आपने आज ही की वीडियो में देख लिया होगा कि 1 घंटे में 1000 प्रश्न कराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप टेलीग्राम पर सर्च कर दो द टीचर्स 02, यह हमारा टेलीग्राम चैनल है। PDF नोट्स, हर दिन क्विज, सब कुछ मिलेगा, फटाफट से ज्वाइन कर लो। हाँ, सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, हौसला, हमेशा हौसला बनाए रखें,
क्यों? क्योंकि बहुत बार रिजेक्शंस आपको मिलेंगी। समस्याएं क्या है? समस्याएं हमारे जीवन के साथ साथ चलती रहेंगी, कभी कुछ समस्या का तो कभी कुछ समस्या। तो आपको क्या करना है कि आपको कम से कम शिकायतें करनी है, क्योंकि अब आप देखोगे कि पता नहीं लोगों के साथ क्या क्या हो जाता है। इस वजह से कम शिकायत करें और अपने माँ बाप और परिवार को गर्व करने पर, खुद के गर्व करने पर एक मौका तो ज़रूर दें कि यस आई कैन डू इट, कि यस मैं कर सकता हूँ। तो भाई एक जॉब निकाल लो, सबसे बड़ा सुख यही है, क्योंकि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए तो सबसे बेस्ट है एक सरकारी नौकरी। और हाँ भाई, जिस दिन आप सरकारी नौकरी लग जाओ उस दिन आप मेरे को फ़ीस ज़रूर दे देना। मेरी क्या फ़ीस रहेगी पहले ही बता देता हूँ, कह के ले रहा हूँ। मेरी फ़ीस रहेगी किसी भी 1 2 4 5 लोगों का भला कर देना, बस उनको कभी खाना खिला देना। छत नहीं है तो थोड़ा सा, जब भी आपके पास पैसे हो जाए, छत के लिए आप थोड़े पैसे दे देना, छत डलवा देना, बुक्स दे देना किसी गरीब बच्चे को, बस यही है। हाँ, गाय की जितने आप सेवा करोगे, गाय की, और जो हमारे डॉगीज होते हैं, जो गले के कुत्ते हैं, इनकी जितनी आप सेवा करोगे, यकीन करना आपके वो कर्म के अंदर काउंट होगी और आपका कर्म आपको आराम आराम से आपकी जॉब्स की तरफ ले जाएगा। सरकारी नौकरी कोई छोटी बात नहीं है। जैसे जैसे एआई आ रहा है और ऊपर से हरियाणा में बेरोजगारी का इतना बुरा हाल, सबसे ऊपर है हम, तो भाई बहुत बुरा हाल है। बस खुद पर प्राउड करो, खुद पर कभी भी कोई ऐसा गलत काम मत होने दो, खुद की संगत अच्छी रखो, किताबें अच्छी पढ़ो, बस यही मुझे कहना था। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक देता हूँ। हाँ, लेकिन इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसा लगातार कंटेंट आता रहे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेशन देता है। मुझे लगता है कि यस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो चलिए, और हाँ, बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, द टीचर्स हरियाणा पर, तो आप देख सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक मिलेगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है, स्पेशली कॉन्टैक्ट्स भी दिए हुए हैं, भाई फटाफट से क्या करो, वहाँ पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पर आप लोगों के साथ अलविदा बोलते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एक प्रश्न मैं यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ। आपको बताना है कि हरियाणा में जब गठन हुआ हरियाणा का 1966 में, तब हमारे पास कितने ज़िले थे? ऑप्शन ए 6 ज़िले, ऑप्शन बी 7 ज़िले, ऑप्शन सी 8 ज़िले, या ऑप्शन डी 10 ज़िले। तो इनमें से कितने ज़िले थे? कमेंट करके बता दो प्यारे दोस्तों। थैंक यू, राम राम, नमस्कार।